अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आज हम बात करेंगे जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान। ये उन 5 मेंबर्स में से एक थे जिन्होंने पनामा केस के ज़रिए नवाज़ शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई किया था। ये आज उनसे पहली मरतबा उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी मीडिया से उन्होंने बात की है और पनामा से रिलेटेड जो सामने चीज़ें चल रही थी उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में भी चीज़ें चल रही थी उनसे रिलेटेड तमाम सवालात उनसे पूछे मैंने और उसका उन्होंने तफसीली जवाब दिया है, जिसमें JIT व्हाट्सएप के ज़रिए JIT के मेंबरान का जो सेलेक्ट करने के हवाले से एक जो तनाज़ा चला था और इस हवाले से ख़बरें भी चली थी कि JIT के लिए मुख्तलिफ़ इदारों को व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल्स की गई और स्पेसिफ़िकली नाम भेजे गए थे कि ये हमें नाम चाहिए और उनको जो सुप्रीम कोर्ट के ये जो 5 रुकनी जजेस थे उन्होंने हीरे का जो है वो टर्म किया था और बताया था कि ये हमारे हीरे हैं। तो उस हवाले से भी पूछा गया। फिर उसके साथ साथ ISI को JIT की तमाम सिक्योरिटी की जो जितने भी ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपने के हवाले से हो वो भी सवाल पूछा गया जस्टिस एजाज़ अफजल से। साथ ही जस्टिस एजाज़ अफजल से हमने ये भी पूछा कि जो फ़ौज की तरफ से या मिलिट्री की तरफ से 2 एहलकारान या 2 ऑफिशल्स वो JIT के मेंबर्स बने थे, वो किसके कहने के ऊपर बने थे और उसकी क्या ज़रूरत थी, उसके हवाले से भी जस्टिस एजाज़ अफजल ने तफसीलन बताया। साथ ही उसके साथ साथ कि ये भी इल्ज़ामात लगाए गए थे कि उस टाइम जनरल फैज़ हमीद शायद ये तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे थे और इस हवाले से भी था कि ये शायद कोई पीछे पस पर्दा कुछ मुहर्रिकात या क़ुव्वतें थी जो पनामा बेंच के हवाले से और पनामा जो फ़ैसला था ओवरऑल उसको मैनेज किया जा रहा है। तो जस्टिस एजाज़ अफजल से ये पूछा गया था क्या इस दौरान उनसे किसी मिलिट्री जनरल की भी मुलाकातें वगैरह हुई थी। ये वो तमाम सवालात थे जो कि बरसों से सोशल मीडिया के ऊपर तो उठाए जाते थे, लेकिन जो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जो जजेस थे उस टाइम जो 5 रुकनी उनकी तरफ से कभी कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया था। पहली मरतबा जस्टिस एजाज़ अफजल जो कि उन्होंने इन तमाम सवालात का जवाब दिया है। सबसे पहले मैंने जस्टिस एजाज़ अफजल से ये पूछा था कि ये जो एक एडिटर इन्वेस्टिगेशन थी दी न्यूज़ के अंसार अब्बासी साहब, उनकी ख़बर थी कि व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल्स की गई मुख्तलिफ़ इदारों को जिसमें SCCP, स्टेट बैंक के गवर्नर या इस तरह के जो बाकी JIT के मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे उनके इदारों को व्हाट्सएप के ज़रिए बाकायदा नाम बताए गए थे कि हमें ये लोग चाहिए। इसमें किस हद तक जो है ये सदाकत थी, उस पे जस्टिस एजाज़ अफजल ने इसका एक तो ये कंफर्म किया कि ये बिल्कुल व्हाट्सएप के ज़रिए हमने कुछ इदारों से रब्ता किया था, लेकिन उसका उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि इसकी वजूहात क्या थी, क्यों ऐसा किया गया था। तो वो ये बताते हैं कि हमने व्हाट्सएप के ज़रिए या इदारों को इसलिए रब्ता किया था कि हमें एक तो ये था कि जो पहले नाम भेजे गए थे सुप्रीम कोर्ट के इस पनामा बेंच को, उसके हवाले से उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से कुछ हमें डाउट्स थे और दूसरे जो इसकी मेन वजह थी वो ये थी कि उस टाइम नवाज़ शरीफ की अपनी गवर्नमेंट थी, तो हमें ये भी एक शक था या डर था कि ये जो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये जितने भी JIT के लिए हम लोग जो सेलेक्ट किए जाएंगे या जो नाम दिए गए थे इदारों की तरफ से उनको अप्रोच किया जा सकता है या फिर उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो तहकीकात इससे मुतासिर हो सकती थी। यही वो वजह है। वो कहते हैं कि जस्टिस अजमत सईद शेख उन्होंने फिर ये सजेस्ट किया कि क्यों ना हम इन इदारों को ख़ुद रब्ता करके उनसे ये कहा जाए कि आप हमें एक लिस्ट फ्राहम करें जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल जितने भी नाम हैं जो ऑफिशियल्स के, उनमें से हम खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सा चाहिए, हम अपनी ड्यू डिलीजेंस करके। तो ये वो वजह थी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने फिर ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसका जो व्हाट्सएप कॉल्स वाली जो एक ख़बर भी चली थी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये व्हाट्सएप कॉल की थी, जस्टिस अजमत सईद शेख ने कोई कॉल नहीं की थी या किसी और जज ने नहीं की थी इन इदारों के सरबराहान को। तो ये उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो वजह थी व्हाट्सएप जो कॉल के ज़रिए JIT के मेंबर्स मुंतखब करने की, वो यही थी कि हम इंश्योर करना चाह रहे थे कि ऐसे लोग मुंतखब हों जो कि जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं किया जा सकता था। फिर जस्टिस एजाज़ अफजल से एक और अहम सवाल ये पूछा गया कि ये जो ख़ास तौर के ऊपर उन दिनों में जब ये JIT बनी थी, जंग अखबार की तरफ से और दी न्यूज़ की तरफ से एक ख़बर छपी थी जिसमें ये एक दावा किया गया था कि JIT की जो सिक्योरिटी की जितने भी फ़राइज़ हैं या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ISI को दी गई हैं।
तो उस पे जस्टिस एजाज़ अफजल को उस टाइम जो जंग और दी न्यूज़ अखबार की तरफ से रिपोर्टर थे अहमद नूरानी, उन्होंने ये ख़बर वो कर रहे थे और जस्टिस एजाज़ अफजल ही वो जज थे जिनसे उन्होंने रब्ता करके पॉइंट ऑफ व्यू या वर्जन लिया था। तो मैंने जस्टिस एजाज़ अफजल से ये पूछा कि क्या वाकई एक तो ये कि क्या जंग ग्रुप की तरफ से अगर आपसे मौक़िफ़ के लिए भी रब्ता किया गया था, तो फिर उसके बाद ये जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया था जंग ग्रुप को, उसकी क्या वजूहात थी? और दूसरा ये कि क्या वाकई ISI को और फ़ौज को सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी, और अगर दी गई थी तो उसकी वजूहात क्या थी? उस पे उन्होंने ये पहले तो कंफर्म किया कि इसमें बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि मुझसे जंग ग्रुप के जो रिपोर्टर थे उन्होंने रब्ता किया था और मौक़िफ़ लिया था, और फिर मैंने उनको यही बताया था कि हम खुद नहीं बोलते, हमारे फ़ैसले बोलते हैं, इसलिए मेरा जो मौक़िफ़ था वो यही था। फिर वो ये कहते हैं कि जो मेरा बयान था या स्टेटमेंट था वो उसी दिन आज शाहज़ेब खानज़ादा का जो प्रोग्राम था उसमें बाकायदा तौर के ऊपर डिटेल में चलाया गया था, जो मैंने उस टाइम बताया था जो ISI को सिक्योरिटी फ़राहम करने के हवाले से। बाकी जो उन्होंने कहा कि ISI को सिक्योरिटी फ़राहम करना और साथ ही जो फ़ौज को हमने वो दिया था ज़िम्मेदारी, या 2 ऑफिशल्स उनके लिए थे JIT के लिए, उसकी बुनियादी वजूहात यही थी कि हम ट्रांसपेरेंट तरीके से ये तमाम तहकीकात करना चाह रहे थे, और JIT में हम ये समझते थे कि ऐसे लोग आने चाहिए जो कि अप्रोचेबल ना हो, जिनको अप्रोच करके इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। और उसके लिए जो फिर उन्होंने कहा कि जो सिविलियन एजेंसी थी वो हमें ये शक था कि वो उनको हुकूमत अप्रोच कर लेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म के मातहत हैं, या फिर ये कि जो हुकूमती मुख्तलिफ वजारतें हैं उनके मातहत हो सकती हैं। इसलिए हमने सिविलियन एजेंसीज़ की बजाय 2 जो ऑफिशियल्स थे ये इनकी तरफ से भी शामिल करने का वो किया गया था। जो 2 ISI और MI की तरफ से एक मेंबर थे JIT के, तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से हमने ये सारा किया था। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा जस्टिस एजाज़ अफजल से कि ख़ास तौर के ऊपर जो एक सवाल उठाया जाता है कि उस टाइम के जो चेयरमैन नैब थे कमर ज़मान चौधरी, उनको इन्फ्लुएंस किया गया, उनको अदालत में बुला के ये कहा गया कि पनामा के साथ साथ आप हुदैबिया पेपर मिल केस जो था उसका जो हाई कोर्ट से वो केस क्वैश हो गया था, आप उसके अगेंस्ट एक अपील दायर करें, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या जजेस की तरफ से उनको बुलाया गया था पनामा की? तो उस पर उन्होंने कहा कि जजेस की तरफ से उनको कोई अलहदा या अकेले में नहीं बुलाया गया था, बल्कि हमने पनामा बेंच की समाअत के दौरान ही कमर ज़मान चौधरी साहब से ये पूछा था, ये सवाल पूछा था कि क्या आप हमें ये बताएं कि आप हुदैबिया के ख़िलाफ़ कोई अपील दायर करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। उस पे उन्होंने कहा कि इसका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, अपील का टाइम लैप्स हो गया है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस एजाज़ अफजल ने मज़ीद वजाहत ये की, वो कहते हैं कि ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल थी जो इसकी अपील के हवाले से, कंडोनेशन ऑफ डिले के हवाले से, क्योंकि इसकी नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत थी, तो वो कैसे उनका ही तैनात करदा चेयरमैन नैब इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकता था। बहरहाल वो कहते हैं कि कमर ज़मान चौधरी साहब जब रिटायर हो गए नैब से, तो उसके बाद जो नए चेयरमैन आए जस्टिस जावेद इकबाल, उनको हमने कहा तो उन्होंने इसी को ही बुनियाद बना के, कंडोनेशन ऑफ डिले को ही बुनियाद बना के, ना सिर्फ ये कि अपील दायर की, फिर उसके बाद केस फिक्स हुआ, वो कहते हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत में, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ने भी वही लिमिटेशन और उसकी बुनियाद के ऊपर इसको वो क्वैश कर दिया, इस जो अपील थी, जो कि वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल जो एक तो इसकी बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की गई थी और एक बेहतरीन केस था, लेकिन वही उसको एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर क्वैश कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो बेटे से तनख्वाह ना लेने के हवाले से बारहा ये जो पनामा बेंच है उसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं कि एक तनख्वाह जो कभी उन्होंने ली ही नहीं, रिसीवेबल थी, उसके हवाले से जजों ने उनको वजारत उस्मा के ओहदे से हटा दिया। इस पे आप क्या कहते हैं? तो उस पे वो ये कहते हैं जस्टिस एजाज़ अफजल के एक तो बड़ी जो एक मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग पूरा फ़ैसला नहीं पढ़ते और अपने अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, ये चाहे सियासतदान हो कोई भी हो, पहले उनको ये चाहिए कि वो फ़ैसला पढ़ लें। उस पे वो ये कहते हैं कि जब ये नवाज शरीफ की टीम की तरफ से हमारे पास जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे उसके मुताबिक 3 चीज़ें हमने उनसे पूछी। पहला ये अकामे के हवाले से कि क्या नवाज शरीफ का ये जो अकामा हमारे पास है आप इसके कंफर्म करते हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया।
फिर हमने उनसे ये पूछा कि नवाज़ शरीफ को इलेक्ट किया गया है, जो उनके बेटे की कंपनी थी उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के तौर के ऊपर, क्या आप इसको भी कंफर्म करते हैं? कहते हैं वो भी उन्होंने कंफर्म किया। फिर हमने उनसे ये पूछा कि ये जो उसकी सैलरी मुकर्रर की गई है 10,000 दरहम पर मंथ, उसको आप कंफर्म करते हैं? तो उसको भी उन्होंने कंफर्म किया। अब वो कहते हैं कि इसमें नवाज़ शरीफ जो इलेक्ट हुए थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के तौर के ऊपर, वो 2006 में हुए थे। 2006 से लेके 2013 तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड था, वो सैलरी जो नवाज़ शरीफ की 10,000 पर मंथ थी, वो कहते हैं कि 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए में बनती है, जो कि रिसीवेबल थी। अब वो उस पर वो मज़ीद वजाहत ये करते हैं कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट था उसकी सेक्शन 12 की सब क्लॉज 2, उसके मुताबिक ये जितने भी अरकान पार्लियामेंट होते हैं उनको अपने जो असासाजात हैं वो प्रीसीडिंग ईयर का जो है वो 30 जून तक वो डिक्लेयर करना होता है। तो ये जो हमारे पास रिकॉर्ड था उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ को जून 2012 तक जितने भी उनके एसेट्स थे, चाहे वो रिसीवेबल हों या उनके पास हों, वो सारा इनको डिक्लेयर करना चाहिए था। तनख्वाह के हवाले से वो ये वजाहत देते हैं कि ये जो तनख्वाह थी वो अक्रूड भी थी और एक्यूमुलेटिव भी थी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये नवाज़ शरीफ को ये डिक्लेयर करना था जून 2012 तक का ये जो तनख्वाह का जितना भी फिगर बनता था वो डिक्लेयर इनको करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। इनकी जो लीगल टीम थी ख्वाजा हारिस ने, वो कहते हैं कि अपना जो रिटन हमें जो आर्ग्यूमेंट पेश किए उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के बेटे ने ये कंपनी बंद कर दी जनवरी 2013 में, और उस ये जितनी भी नवाज़ शरीफ की रिसीवेबल तनख्वाह थी वो भी उन्होंने अपने बेटे को ही दे दी कि मैं नहीं लेता, ये तुम लो, तो इसलिए ये डिक्लेयर नहीं की गई। इस पे वो कहते हैं कि ये चाहे वो तनख्वाह लेते या ना लेते, लेकिन इनको जून 2012 तक ये जो अक्रूड और एक्यूमुलेटिव होने की वजह से ये तनख्वाह इनको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। तो ये जो तनख्वाह के हवाले से जो रिसीवेबल एक सैलरी की बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल करने के हवाले से जो जस्टिफिकेशन दी जस्टिस एजाज़ अफजल ने, इसके अलावा उन्होंने मौजूदा भी जो ख़ास तौर के ऊपर अदलिया का क्राइसिस है उसकी सूरत हाल के हवाले से भी जो बताया। वो कहते हैं कि जजेस के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अनलेस जब तक खुद जजेस जो है वो उनसे मुलाकात या इन्फ्लुएंस करने के लिए वो तैयार ना हो। बाकी वो कहते हैं कि ना तो आइन के ज़रिए या आइनी प्रोविजंस के ज़रिए आप अदलिया की जो आज़ादी है उसको इंश्योर कर सकते हैं, और ना ही आप जो अपनी फ़ैसलों के ज़रिए अदलिया की आज़ादी को इंश्योर कर सकते हैं। जब तक खुद जज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अदलिया की आज़ादी तब तक वो इंश्योर नहीं कराई जा सकती। तो ये वो अहम जो सवालात और उसके जवाबात थे जो जस्टिस एजाज़ अफजल ने अपने इस तफसीली जो इंटरव्यू था उसमें मेरे साथ उन्होंने बात की।